चलो देखो, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था भाई किसके बारे में, ठोस के सभी अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, हमने जाना था ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होती है, और हमने ये भी जाना था कि कोई ठोस कब तक है। अरे भाई हमने जाना है ठोस क्या होता है, तो ठोस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित, और द्रव वह होती है जिसका, है ना, द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है। इसके पहले हमने ठोस, द्रव, गैस के गुण, उसकी अवस्था और साथ ही साथ ठोस, द्रव और गैस में अंतर पड़ा हुआ है। आज हमें क्या पढ़ना है, मैंने आपको तभी बताया था कि कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था वो तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे कोई ठोस कब तक है, जब तक कि कोई बाह्य बल इस पे कार्य ना करे। द्रव कब तक है, जब तक कि कोई बाह्य बल इस पर कार्य ना करे। गैस कब तक है, जब तक कि कोई बाह्य बल इस पे कार्य ना करे, कोई बाह्य कारक इस पे प्रभावी ना हो। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि क्या हम अपने आसपास के किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे, वही हमें समझना है। तो याद रखिए, ध्यान दीजिएगा कि हम किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दो विधि द्वारा कर सकते हैं। पहली होती है ताप और दूसरा होता है दाब, जिसकी कुछ विधियों के बारे में हम अगले कुछ समय तक पढ़ने वाले हैं। जैसे बेसिकली समझो, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो। कोई भी वस्तु है, जैसे कोई फाइबर की वस्तु है, कोई प्लास्टिक की वस्तु है, आप क्या करेंगे, ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। चलो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बर्फ को आप थोड़ा सा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो अभी बताओ इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब समझो दाब के द्वारा, यही आपके क्लास में कुर्सी रखी हुई है कि नहीं, या आपका मुंह ही समझ लो, इसे दाब दिया जाएगा तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई कुर्सी को पहले मान लेते हैं हमने कुर्सी को जलाया, मान लो हमने कुर्सी को जलाया, मान लो नहीं जली, पहली विधि से मान लेते हैं उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, तो एक तो पहलवान वाला लड़का आएगा जो उसको क्या करेगा, इसे दाब देगा, खट से कुर्सी टूट जाएगी। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना भाई। तो हम किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ताप के द्वारा, दाब के द्वारा। अब कुछ विधियों को हम पढ़ेंगे, ताप की कुछ विधियां और दाब की कुछ विधियां, जिसमें पहली विधि हम पढ़ने वाले हैं गलन एवं गलनांक के बारे में। गलन एवं गलनांक आगे चल के ये आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है और ये आगे चल के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कई लड़के नहीं बता पाते कि गलनांक क्या होता है और गलन क्या होता है, क्या दोनों में अंतर हैं और हैं तो कैसे हैं। समझिए गलन क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। किसी भी वस्तु का या किसी ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, किसी ठोस का द्रव में बदलने का प्रोसेस, द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या है भाई, गलन है। किसी ठोस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या है, गलन है। बर्फ ले लो, उसको भाई गलन का मतलब क्या है, गलना। कोई ठोस है, कोई बर्फ का टुकड़ा है, उसका जरा सा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे। हम पहली विधि को समझ रहे हैं, ताप की पहली विधि क्या है, गलन एवं गलनांक हम समझ रहे हैं। तो जब कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो क्यों बदलेगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ताप काम कर रहा है, कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है। वो किस रूप में है, वो उष्मा के रूप में है। तो जब किसी पूछेगा गलन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि ठोस का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। लेकिन
कितना गलन चाहिए, हमने समझा तो उष्मा चाहिए, तो कितनी उष्मा चाहिए भाई, ये उष्मा तो कुछ तय होगी। समझ रहे नहीं मेरी बात को? अरे भाई हमने कहा कि हमें क्या करना है, मान लो बर्फ के टुकड़े को हमने पानी बनाया, ठोस को मान लो कि ये बर्फ है, हमने इसे क्या बना दिया, पानी बना दिया। तो इस बर्फ को पानी बनाने के लिए क्या चाहिए थी, उष्मा चाहिए थी जी। क्या चाहिए थी, उष्मा। तो वो उष्मा कितनी चाहिए, वही अगला पॉइंट क्लियर करेगा। अगला पॉइंट जो आपका है गलनांक, वो आपको बताएगा कि कितनी उष्मा चाहिए। गलनांक की बात करें, गलनांक की बात करें, क्या होता है गलनांक, तो जिस ताप पर, संधि विच्छेद देखो करो, गलन धन अंक, गलन धन अंक, गलन ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, और जितना गलन अंक मतलब कितने अंक पे वो गल जाएगा, कितने तापमान पे वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, वही उसका गलन अंक होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए, देखो बाबू ध्यान रखना, गलनांक और गलन हमेशा किस वस्तु के लिए यूज करेंगे, ठोस के लिए, कभी भी द्रव के लिए और गैस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ और वर्ड है, कुछ और परिभाषाएं हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। गलनांक या गलन हमेशा किसमें, अरे भाई ठोस है ना गलेगी कि द्रव गलेगा, द्रव तो वाष्प बनेगा, द्रव क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। तो जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए उसे क्या कहेंगे, गलनांक। और ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। वो गलन का अंक कितना है, तो जितना तापमान लेते हैं कि बर्फ को पिघलाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ी, तो बर्फ का गलनांक कितना हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे अगर हम बात कर ले भाई, लगे हाथ हम बात कर ले लोहा की, आयरन की बात करें, तो ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लोहा का गलनांक कितना होता है, तो 1535 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1535 डिग्री सेल्सियस पे लोहा अपनी अवस्था को छोड़ देता है, यानी कि वो धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होने लगता है। बात समझ में आई? गलन समझ में आया? गलन क्या होता है, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है बनी, क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। और जिस ताप पर ठोस क्या बन जाए, द्रव बन जाए, उसे उसका क्या बोलेंगे, गलन बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। अब देखो, अब लोहा का गलनांक कितना हुआ, लोहा का गलन और धन अंक कितना हो गया, तो वो हो गया 1535 डिग्री सेल्सियस। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो एक बार फिर से देखो कि क्या किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो वो कैसे, तो हम कहेंगे हम ताप द्वारा या फिर दाब द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अब पहली अवस्था ताप के द्वारा की एक विधि, ताप की एक विधि है गलन और गलनांक। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, और जिस ताप पर वो ठोस द्रव में बदलता है वही उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे एक और पॉइंट समझिए, क्वथनांक। अगला पॉइंट क्या है, क्वथनांक। आपने कई जगह अपनी पुस्तक में लिखा हुआ देखा होगा, गलनांक और क्वथनांक आपको बार बार ये वर्ड देखने को मिलते हैं। तो गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, किसे कहते हैं गलनांक और किसे कहते हैं क्वथनांक। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए वह उस वस्तु का क्या है, गलनांक है। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। और जिस ताप पर ये ठोस द्रव में बदले वो क्या है, गलनांक। अब देखो, ठोस तो द्रव में बदल गया, हम जानते हैं
ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। और द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगी भाई? गैस बनेगी। तो ठोस का द्रव में बदलना क्या है? गलनांक हुआ। और इस द्रव का क्या बनना? गैस बनना क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वथनांक। इसकी परिभाषा बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? अब कहेंगे जिस ताप पर कोई द्रव क्या बन जाए? गैस बन जाए, उसे क्या बोलेंगे? उस वस्तु का, उस पदार्थ का क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। जैसे पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे? जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है? उबलने लगता है, यानी कि वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। समझ रहे हैं ना? एक एग्जाम्पल ले लो। कुकर का, सबसे ज़्यादा कुकर में खाना बढ़िया बनेगा, जल्दी बनेगा, या फिर कढ़ाई में? सबसे पहले किस में बनेगा? कुकर में बनेगा। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो उसके बनने का मेन कारण क्या होता है? पहली चीज तो नीचे से ताप है, पहली चीज तो ताप है। और दूसरी चीज, जब आप जानते हो, जब जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था तो इसी रूल को उसने फॉलो किया था कि भाई दाब काम कर रहा है, वहां पे क्या काम कर रहा है? दाब काम कर रहा है। जब भाप बन रही है तो भाप निकल नहीं रही है, यानी कि वहाँ जो कुकर के अंदर जो टेम्परेचर है वो बाह्य वातावरण से पूरी तरह से अलग है, वो अलग नहीं हो पा रहा है। वो हवा अगर निकलती तो वो ठंडा होता, लेकिन हवा नहीं निकल रही है, इसीलिए क्या होता है? वो जल्दी पक जाता है। उस ढक्कन को खोल के पकाओ तो जितना टाइम कढ़ाई में लगेगा उतना टाइम कुकर में लगेगा, लेकिन कुकर में वही ढक्कन, वही उसका जो कैप होता है वो बंद होता है। इसकी वजह से खाना क्या होता है? जल्दी बन जाता है। बात समझ में आ गई बाबू? गलनांक क्वथनांक में, गलनांक जिस ताप पर कोई ठोस क्या बन जाए? द्रव बन जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। जिस ताप पर कोई द्रव क्या बन जाए? गैस बन जाए, उसे हम उसका क्वथनांक बोलेंगे। एक और पॉइंट देखो, गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा कक्षा 10 में आपको ये मिलेगा। गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं? गुप्त उष्मा क्या होती है? ठीक है, तो याद रखिए इस पॉइंट को, ये थोड़ा सा अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है गुप्त उष्मा? मान लो कि कोई 1 ग्राम माना कोई वस्तु है जो जिसका वजन कितना है? 1 ग्राम की कोई वस्तु है जिसके 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करने के लिए, 1 ग्राम की कोई वस्तु है जिसके तापमान में केवल कितना? 1 डिग्री सेल्सियस क्या करने के लिए? वृद्धि करने के लिए हमें जितनी उष्मा देनी पड़े, हमें क्या करना पड़े? जितनी उष्मा देनी पड़े, उसे क्या कहेंगे? उस वस्तु की गलन, या उसे कहेंगे गलन की गुप्त उष्मा। नहीं समझ में आया? मान लो इस चाक का वजन 1 ग्राम है, और मान लें इस चाक का वजन कितना है? 1 ग्राम। अभी इसका जो टेम्परेचर है मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या करना है? इसके तापमान को बढ़ा के कितना करना है? 6 डिग्री सेल्सियस। कितना करना है? 6 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए हम जितना उष्मा देंगे उसे क्या बोलेंगे? उसकी गुप्त उष्मा बोलेंगे, छिपी हुई उष्मा। अरे भाई, एक चाय बनाते हैं, मान लेते हैं आपने चाय बनाया और चाय का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस, और आपके पापा आते हैं, कहते हैं चाय ठंडी है, गर्म करो। तो आपको मालूम है क्या आपको मालूम है कि कितना गैस लगेगी, या आपको मालूम है कि कितनी लकड़ी लगेगी? नहीं ना मालूम है। ये तो तय नहीं है कि इसको इतना, अगर मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस है और हम 10 डिग्री सेल्सियस की चाय पीना चाहते हैं, तो क्या आपको ये मालूम है कि कितना लकड़ी दे दोगे तो ये 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? गैस कितना तेज कर दें कि ये इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? नहीं ना मालूम है। ये छिपी हुई चीज़ है, ये गुप्त है ना।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गुप्त उष्मा इसी को कहते हैं कि भाई क्या किया हमने, कोई 1 ग्राम की वस्तु है जिसके तापमान में केवल और केवल 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि करने के लिए हम जितनी उष्मा व्यय करेंगे, जितनी उष्मा उसे देंगे, उसे उस वस्तु की क्या बोलेंगे? गलन की गुप्त उष्मा बोलेंगे। याद रखना, जैसे हर वस्तु का गलनांक अलग अलग है, हमारे आसपास पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं सबका गलनांक अलग अलग होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। आप बता दोगे कि जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है उसे उस वस्तु का गलनांक कहते हैं, और जिस ताप पर कोई द्रव क्या बन जाए? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे उस वस्तु का क्वथनांक कहते हैं। और गलन की गुप्त उष्मा की बात करें तो किसी 1 ग्राम की वस्तु में के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आपको जितनी उष्मा देनी पड़े, जितनी उष्मा व्यय करनी पड़े, गंवानी पड़े, उसे क्या बोलेंगे? उसकी गुप्त उष्मा बोलेंगे, क्योंकि ये दिखाई कभी भी नहीं देती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। यहां तक समझ में आ गया? इसको फटाफट नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अभी तक हमने क्या समझा? गलनांक समझ लिया, गलन की गुप्त उष्मा समझ लिया। ठीक है, अभी हमने समझ लिया है गलनांक, और दूसरा गलन हो गया हमारा, गलनांक हो गया। क्वथन बचा हुआ है, क्वथन समझ लीजिए, और क्वथनांक तो हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, देखिए गलन क्या है? ठोस का द्रव में बदलना गलन, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदले गलनांक। क्वथन क्या है? क्वथनांक तो हमने समझ लिया, जिस ताप पर कोई द्रव क्या बनने लगे? गैस में परिवर्तित होना शुरू हो, उसे क्वथनांक कहेंगे। एक पॉइंट यहीं बेटा और ध्यान में रखो, एक और विधि है, एक और प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ये देखो, इसमें और क्वथनांक में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। क्यों आता है? कि जिस ताप पर कोई द्रव क्या बनना शुरू हो, बुलबुला उठना शुरू हो जाए, वो गैस बनना प्रारंभ होने वाला हो, वो क्वथनांक है। और द्रव का गैस बनना या गैस में परिवर्तित हो जाना, जब वो भाप बन के उड़ने लगे, वो क्या कहलाएगी? वाष्पन। समझे? फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा इस बात को, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल मामला है भाई। अगर यहाँ डाउट आपका क्लियर है तो आगे कोई समस्या नहीं। गलन, ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए गलनांक कहलाता है। क्वथन समझ लो, जब हम द्रव को गर्म करें, जब हम द्रव को क्या करें? गर्म करें, और तब इतना गर्म करें कि एक अवस्था आने के बाद वो उससे ज़्यादा गर्म नहीं होगा। जैसे पानी ले लो, पानी को हमने क्या किया? गर्म हमने किया, है ना? हम गर्म कर रहे हैं किसको? हम पानी को गर्म कर रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के यहाँ से हम चले थे, अब हम पहुँच गए 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब बताओ, इससे ज़्यादा हम इसे गर्म करेंगे? अगर इससे ज़्यादा गर्म करेंगे तो सीधा वाष्पन होने लगेगा, भाप बनने लगेगी। तो जब हम पानी को इतना गर्म करें कि एक समय आने के बाद इसका तापमान क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, रुक जाए, इसका गर्म होना रुक जाए, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रुक जाएगा। और उसके बाद आगे फिर क्या होगा? इसमें बनने लगेंगे बेटे क्या? बुलबुले। क्या बनने लगेंगे? बुलबुले बनने लगेंगे। और जब यही बुलबुला बनने की प्रक्रिया क्या है? क्वथन है। और जिस ताप पर ये बुलबुला बन रहा है उसे क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। हमने यही ना समझा, जिस ताप पर कोई द्रव गैस में बनना शुरू हो जाए उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। लेकिन आपसे पूछेगा क्वथन किसे कहते हैं? तो जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि उसे आगे और ज़्यादा गर्म नहीं किया जा सकता। आप करोगे तो सीधे वाष्पन की क्रिया हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब हम किसी जल को, किसी द्रव को गर्म करते हैं, एक ऐसी अवस्था आती है कि इसका जो
ताप होता है वो स्थिर हो जाता है और आगे चल के उसमें बुलबुले बनने लगते हैं। तो जब ये बुलबुला बनने लगता है उसे हम कहते हैं क्वथन, और जिस ताप पर ये बुलबुला बनता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। याद रखना, ताप वाले को क्वथनांक और ताप वाले को गलनांक। अरे भैया, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन। और जिस ताप पर गलन होती है उसे क्या कहते हैं? गलनांक। और पानी का या द्रव का बुलबुला बनना क्या कहलाता है? क्वथन। जिस ताप पर बुलबुला बनता है वो क्वथनांक। समझ गए? अब अगर वाष्पन की बात कर ले तो जब किसी द्रव को इतना गर्म करें कि वो क्या हो जाए, वो वाष्प में परिवर्तित होने लगे या हो जाए, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा वाष्पन कहते हैं। और अगली विधि हमने पढ़ा था गलन की गुप्त उष्मा। याद रखना, जिस प्रकार से गलन की गुप्त उष्मा होती है ठीक उसी प्रकार से क्या होती है? क्वथन की गुप्त उष्मा भी होती है। अरे भाई, गलन की गुप्त उष्मा हमने यही ना पढ़ा, 1 किलोग्राम या 1 ग्राम की वस्तु में हमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करने के लिए जितनी उष्मा देनी पड़े वो गलन की गुप्त उष्मा। अब यही क्या है? अब क्वथन है। अब उसे क्या कर देना भाई, उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस हम क्या कर रहे हैं? देखो, गलन की गुप्त उष्मा में हमने क्या किया, जिस ताप पर हमने क्या किया भाई कोई 1 ग्राम की वस्तु है जिसके तापमान में हमें 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो उसकी कहलाएगी गलन की गुप्त उष्मा। अब हम समझेंगे क्वथन की गुप्त उष्मा क्या कहलाती है। भाई, जिस ताप पर ये बुलबुला बनने लगे, क्वथन की गुप्त उष्मा। अब उससे ज़्यादा आप नहीं करोगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? वाष्पन। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट विधि। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे हिमीकरण के बारे में। हिमीकरण और हिमांक के बारे में, क्या होता है हिमांक और क्या होता है हिमीकरण। ये दोनों पॉइंट भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।